हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप गाइज यू आर गुड। और आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक रहेगा मिक्स क्वेश्चंस का। तो मिक्स क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट 1 है ये आपके लिए। अगर यूजफुल की बात करें तो जितने भी एग्ज़ाम हैं जहां संस्कृत पूछा जाता है सभी में हेल्पफुल है। टारगेट किया है हमने यूपी टेट, रीट, सुपर टेट, एमपी टेट को। तो फ्रेंड्स, यूपी टेट में 30/30 का स्कोर आपका रहे, एस टेट में 10/10 रहे, रीट में 30/30 स्कोर रहे। इस उद्देश्य से इस सीरीज़ को चलाया गया है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं इस वीडियो को। और पहला सेट है जिसमें हम 30 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट 30 क्वेश्चन हैं। एक एक क्वेश्चन आपके लिए हेल्पफुल है, इम्पॉर्टेंट है। तो ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से देखेंगे और समझेंगे चीज़ों को। क्वेश्चन फर्स्ट है, वर्ण का अर्थ है। वर्ण जो होता है उसका क्या अर्थ होता है? 4 ऑप्शन हैं आपके सामने, पद, शब्द, अक्षर या वाक्य। तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर आपने सोच लिया होगा। वेरी सिंपल क्वेश्चन। वर्ण का अर्थ होता है अक्षर। ऑप्शन 3 यहाँ पर करेक्ट है, सी। वर्ण जिसे हम भाषा की सबसे छोटी इकाई कहते हैं। तो ये क्वेश्चन अगर पूछा जाए भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, वर्ण या अक्षर है। ऑप्शन में वर्ण होगा या अक्षर दिया होगा और ये दोनों नहीं होंगे तो एक ऑप्शन होगा ध्वनि। भाषा की सबसे छोटी या लघुत्तम इकाई पूछी जाए तो वर्ण, अक्षर और ध्वनि, इनमें से कोई एक ऑप्शन आपको जरूर दिया होगा, क्योंकि जो भाषा है उसका लिखित रूप होता है वर्ण और मौखिक रूप होता है ध्वनि, जो सबसे छोटा होता है। ध्यान रखिएगा। तो ऐसी सिचुएशन आपके सामने आए तो आप करेक्ट आंसर तक कैसे जाएंगे ये आपको ध्यान रखना है। अगला है क्वेश्चन, स्वर के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन है 2, 3, 4 या 5। स्वर जो होते हैं उसके कितने भेद होते हैं? तो गाइस, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए। स्वर के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। कौन कौन से? ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत स्वर। 3 प्रकार के मुख्यतः भेद होते हैं स्वर के, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। स्वर के 3 भेद होते हैं फ्रेंड्स। कौन कौन से? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ठीक है। ह्रस्व स्वर उन स्वरों को कहते हैं जो मूल होते हैं और जिनको उच्चारण करने में सिर्फ 1 मात्रा का समय लगता है। दीर्घ स्वर उन्हें कहते हैं जिनमें 2 मात्रा का समय लगता है, जो ह्रस्व से और ह्रस्व से ह्रस्व मिलकर दीर्घ बन जाते हैं। प्लुत स्वर वो होते हैं जिनमें दीर्घ से भी ज़्यादा समय लगता है बोलने में, जैसे ओम हो गया, जिसको हम बहुत देर तक उच्चारित करते हैं। क्वेश्चन 3 है, व्यंजन का दूसरा नाम है। जो व्यंजन होते हैं उसका दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन है अच, सल, यण, हल। तो इसके लिए करेक्ट आंसर आपको बताना है। मैंने जब आपको माहेश्वर सूत्र पढ़ाए थे तो आपको एक चीज़ बताई थी कि स्वर को बोलते हैं अच और व्यंजन को बोलते हैं हल। तो अगर आपसे स्वर पूछा होता तो आप अच के साथ जाते, पूछा क्या है? व्यंजन। तो व्यंजन के लिए किसके साथ जाएंगे? हल के साथ जाएंगे। व्यंजन को हम किस नाम से जानते हैं? हल के नाम से जानते हैं। क्यों जानते हैं इसका रीज़न भी मैंने माहेश्वर सूत्र वाली वीडियो में बताया था। तो अगर आपने हमारी संस्कृत की माहेश्वर सूत्र वाली वीडियो नहीं देखी तो यहाँ आई बटन है, इसमें आपको लिंक दी हुई है, यहाँ पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, स्वर को और क्या कहते हैं? ऑप्शन है हल, अच, अक, जस। तो मैंने अभी जस्ट बताया आपको कि जब भी स्वर पूछा जाएगा तो अच के साथ जाएंगे, व्यंजन पूछा जाएगा तो आप हल के साथ में जाएंगे। ये इनके उपनाम हैं स्वर और व्यंजन के। ठीक है। आगे है, स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत कौन से वर्ण आते हैं? स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत कौन से वर्ण आते हैं ये आपको बताना है। ऑप्शन है का से अइया तक, का से ना तक, का से मा तक, का से ज्ञा तक। ये आपको बताना है स्पर्श व्यंजन में कहाँ तक के वर्णों को गिना गया है। का से लेकर कहाँ तक के वर्णों को गिना गया है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 का से मा तक। जो हमारे स्पर्श व्यंजन हैं वो कौन कौन से होते हैं? का वर्ग,
चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। और ये पा वर्ग जो है यहाँ का से शुरू होता है और पा वर्ग पे ख़त्म होता है। पा वर्ग में कौन कौन से आते हैं? पा, फा, बा, भा और मा। तो माँ पे हमारे ख़त्म हो जाते हैं स्पर्श व्यंजन का से शुरू होकर। तो गाइस इनकी संख्या अगर पूछ ली जाए बाई चांस आपसे, तो आपको ध्यान रखना है इनकी संख्या होती है 25 होते हैं। 5 वर्ग होते हैं और पाँचों वर्गों में 5-5 हमारे व्यंजन होते हैं। तो 5 पंजे 25 टोटल हमारे स्पर्श व्यंजन होते हैं। अगले क्वेश्चन है आपके सामने नेक्स्ट, व्यंजन के कुल कितने भेद हैं? ऑप्शन हैं 2, 3, 4 या 5। कमेंट करके बताते रहिए कि आपको क्लास कैसी लग रही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 का व्यंजनों के कुल कितने भेद हैं? करेक्ट आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। तो फ्रेंड्स व्यंजनों के कुल 4 भेद होते हैं। कौन कौन से व्यंजनों के कौन कौन से 4 भेद होते हैं? कमेंट करिए। व्यंजन के 4 भेद कौन कौन से होते हैं? जैसे स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। ठीक है, तो व्यंजन के कितने भेद हुए? 4, स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्म और संयुक्त व्यंजन। तो व्यंजन के 4 भेद होते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, माहेश्वर सूत्रों में कितने सूत्रों की गणना होती है? जो माहेश्वर सूत्र हैं उनमें कितने सूत्रों की गणना होती है? क्वेश्चन नंबर 7 के लिए आपको आंसर करना है। 12, 13, 16 या 14। माहेश्वर सूत्रों को अब मैं आपको रिवाइज करा देती हूँ। माहेश्वर सूत्र कितने होते हैं? टोटल 14 होते हैं। इसलिए इनको चतुर्दश सूत्र के नाम से भी जाना जाता है। माहेश्वर सूत्रों को हम शिव सूत्र के नाम से भी जानते हैं, या माहेश्वर सूत्र जो हैं इनको हम एक नाम से और जानते हैं। कौन से? माहेश्वर सूत्र, शिव सूत्र, चतुर्दश सूत्र और वर्ण समन्वय सूत्र, यानी वर्णों को समन्वित करने वाले सूत्र के नाम से भी इनको जाना जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, माहेश्वर सूत्रों की संख्या पूछी जाए तो 14 होगी और माहेश्वर सूत्रों से बनने वाले प्रत्याहारों की संख्या पूछी जाए तो 42 होगी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, ता का उच्चारण स्थान है। ता जो है इसका उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है, दंत है, मूर्धा है या तालु है? करेक्ट आंसर क्या होगा? देखिए रटिए नहीं चीज़ों को, ता को उच्चारण करके देखिए, ता का उच्चारण खुद से करके देखिए और तब कमेंट में आंसर कीजिए। ता, था, दा, धा, ना। तो ता से लेकर और ना तक जब भी आप व्यंजनों का उच्चारण करेंगे तो आपकी जीवा जो है वो दांतों से टच होती है। तो हमारा ता कैसा हो गया? ता हमारा दंती हो जाता है, यानी ता का उच्चारण स्थान हम कहाँ से करते हैं? दांतों से करते हैं। इसलिए करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, दंती। ठीक है, तो ता का उच्चारण स्थान पूछा जाए तो दंत होगा, था का उच्चारण स्थान पूछा जाए तो दंत होगा, दा का उच्चारण स्थान पूछा जाएगा तो दंत होगा, है ना। ता, था, दा, धा का पूछा जाएगा तो दंत होगा और ना का पूछा जाएगा तब भी दंत होगा। यानी ता वर्ग में जितने भी व्यंजन आएंगे सभी का उच्चारण स्थान क्या होगा? दंत होगा। आगे है अगला क्वेश्चन, अंतस्थ के अंतर्गत कितने वर्ण सम्मिलित किए गए हैं? जो अंतस्थ व्यंजन हैं उनके अंतर्गत कितने वर्णों को सम्मिलित किया गया है? तो ऑप्शन है सा, सा, हा, या, वा, राला, आई, ऊण, छत्र, ज्ञा और हा। तो फ्रेंड्स अंतस्थ व्यंजन जिनको हम अर्ध स्वर के नाम से भी जानते हैं, मैंने आपको बताया था कि इन्हें हम अर्ध स्वर भी कहते हैं अंतस्थ व्यंजन को। इसलिए माहेश्वर सूत्रों में सबसे पहले क्या रखा गया? स्वर रखे गए, फिर उसके बाद में क्या रखा गया? अंतस्थ व्यंजन रखे गए थे। इसीलिए स्वरों के बाद में किसको रखा गया? अंतस्थ व्यंजनों को, क्योंकि अर्ध स्वर हैं हमारे। फिर हमारे क्या थे? व्यंजन थे, और व्यंजनों का क्रम भी ऐसे था, पहले पंचमाक्षर, फिर चतुर्थ, फिर तृतीय, फिर द्वितीय और फिर प्रथमाक्षर। फिर उसके बाद में क्या था? हमारे सा, हा, यानी हमारे ऊष्म व्यंजन को सबसे अंतिम में रखा गया था। तो अंतस्थ जो हमारे व्यंजन हैं या वर्ण हैं वो होते हैं या, वा, राला। तो ऑप्शन हमारा 2 करेक्ट होता है क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। तो आप लोगों ने आंसर कर दिया है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 10 को पढ़िए और इसका आंसर कीजिए। अच प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण हैं। अच प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं? आई, ऊ, री, री,
आई ऊड़, आई ऊ रील री ए ओ, आई ऊ रील री ए ओ, आई और औ। अब बताइए अच प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं। अच का मतलब है स्वर, और जब आप माहेश्वर सूत्रों का उच्चारण करेंगे आई ऊड़ रील ऋक ए होंगे आई औच, ठीक है। तो आई औच तक क्या आ जाएगा आपका आई ऊ और आई ऊ ढ़ को हम लेंगे नहीं। मैंने बताया था कि जो हमारे इत्संज्ञक वर्ण हैं उनको हम नहीं लेते। आई ऊड़ पहले सूत्र में आ गया। रील री और का को हम लेंगे नहीं, रील ऋक तो इत्संज्ञक को हमने हटा दिया। फिर उसके बाद में ए होंगे तो हम इसको नहीं लेंगे अणे को। फिर आई औच तो चा को भी नहीं लेंगे क्योंकि ये इत्संज्ञक है। तो 4 सूत्रों में स्वरों को लिया गया है और इन 4 सूत्रों में 4 ही इत्संज्ञक हैं। चारों इत्संज्ञक को हटा देने पर हमारे 9 स्वर बकाया बचते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। आप लोगों ने क्या किया है, अगर आपका करेक्ट है तो थम्स अप कीजिए अपने लिए कि आपका करेक्ट है। और अगर माहेश्वर सूत्र वाली वीडियो आपने देखी होगी तो इस क्वेश्चन का आंसर आपने आराम से कर दिया होगा। अच का मतलब होता है स्वर, और जिस ऑप्शन में आपको सारे स्वर दिखाई दे रहे हैं वही आपका करेक्ट होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 दीर्घ संधि का उदाहरण है। ऑप्शन है रमेशः, सदैव, श्रीशः, पावका। दीर्घ का मतलब क्या होता है, तो दीर्घ का मतलब होता है जहाँ पर ह्रस्व स्वर और ह्रस्व स्वर मिलकर दीर्घ कर देते हैं वहाँ दीर्घ संधि होती है, या जहाँ पर 2 दीर्घ मिलकर दीर्घ करें या एक दीर्घ एक लघु मिलकर दीर्घ करें वहाँ भी दीर्घ संधि होगी। तो फ्रेंड्स ये जो रमेश है, रमा धन ईश बराबर रमेश, इसमें गुण संधि है। सदा धन एव सदैव, इसमें कौन सी संधि है, वृद्धि संधि है। और पौ धन वक, पौ धन अक, इसमें पावक में कौन सी संधि है, पौ डबल मात्रा आएगी, धन अक बराबर पावक, इसमें है अयादि संधि। तो कौन सा शेष बचता है हमारे पास, ऑप्शन 3 शेष बचता है, इसी में हमारी दीर्घ संधि है। जो ऑप्शन है नहीं है पहले उनको अलग कीजिए कि ये तीनों तो है नहीं, बचाइए ये है। अब ये कैसे है तो ध्यान रखिए, श्री धन ईश, श्री धन ईशः बराबर श्रीश। श्री का मतलब होता है लक्ष्मी, ठीक है, श्री का मतलब क्या होता है लक्ष्मी, और ईशा मतलब भगवान, यानी लक्ष्मी के भगवान कौन हैं, तो श्रीश का मतलब लक्ष्मी के भगवान यानी विष्णु के लिए हम इसको इंगित कर सकते हैं। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हुआ। अगला क्वेश्चन गुण संधि का सूत्र है। ऑप्शन है वृद्धि रेचि, अका सवर्णे दीर्घा, आद गुणाएं और इको यणची। तो फ्रेंड्स देखिए चारों ही सूत्र, यानी हम सिर्फ एक ऑप्शन को ही नहीं जानेंगे, चारों ऑप्शंस को समझते हुए चलना है, ताकि आने वाली परीक्षा में अगर आपसे गुण ना पूछकर यण पूछ लिया जाए, वृद्धि पूछ लिया जाए, दीर्घ पूछ लिया जाए तो आप सभी का आंसर कर सकें। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन है वृद्धि रेचि। वृद्धि रेचि ये वृद्धि संधि का सूत्र है। वृद्धि रेचि किस संधि का सूत्र है, वृद्धि संधि का सूत्र है। अकह सवर्णे दीर्घा ये दीर्घ संधि का सूत्र है। इको यणची ये यण संधि का सूत्र है। अब कौन सा बचता है, आद गुण, आद गुण ये गुण संधि का सूत्र है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होता है क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी बताइएगा कि आपके कितने ठीक हो रहे हैं। आप अपने आंसर करने के साथ साथ अपने नंबर भी काउंट करते जाएं एक साइड में कॉपी पेन लेकर कि आपके कितने ठीक हो रहे हैं। फिर कमेंट करके बताना कि आउट ऑफ 30 आपने कितना स्कोर लिया। क्वेश्चन है रामश्चेते किस सूत्र का उदाहरण है। ऑप्शन है शटुनाष्टु, स्तोष चुनाष्टु, झलाम जशोन्ते, झलाम जश झसी। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। रामश्चेते किस सूत्र का उदाहरण है, रामेश्चेते। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट है, स्तोष चुनाष्टु इसका ये सूत्र है। ठीक है, रामेश्चेते। अब हम जब संधि पढ़ेंगे संस्कृत में तो ये चीज़ें आपको समझ में आएंगी। ठीक, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यथाशक्ति में कौन सा समास है। यथाशक्ति, अब देखिए हमने संधि में समास पढ़े हैं और मैंने अभी समास को आपके सामने डिस्कस नहीं किया, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि जहाँ पर भी आपको यथा या कोई उपसर्ग या अव्यय या निपात शब्द दिखाई दे, वो भी आगे किसी शब्द के आगे, तो वहाँ हमेशा अव्ययी भाव समास होगा। तो यथा जो है ये अव्यय है, ये किसी लिंग, जाति, धर्म परिवर्तन
की वजह से बदलता नहीं है, किसी लिंग पुरुष जाति का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो यथाशक्ति यानी शक्ति के अनुसार, तो इसमें समास हो जाएगा अव्ययीभाव समास। द्वंद्व समास कब होता है? जब दो लोगों में द्वंद्वता हो या विपरीतता हो तो द्वंद्व समास होता है। या फिर दोनों ही पात्र बराबर हों, जैसे माता पिता, ना माता कम ना पिता, माता कहती हैं मैं बड़ी, पिता कहते हैं मैं बड़ा, तो दोनों में क्या है? द्वंद्व है। या दोनों की समान महत्वता है, जितना महत्व पिता का है उतना ही महत्व माता का है, तो इस स्थिति में भी द्वंद्व समास होगा। फिर बहुब्रीहि की बात आती है और तत्पुरुष। तत्पुरुष जो है इसमें आपको करके देखना पड़ेगा। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए इस तरीके के कारक चिन्हों का अगर प्रयोग होता है तो वहाँ तत्पुरुष समास होता है। बहुब्रीहि समास में ना प्रथम पद प्रधान होता है ना द्वितीय होता है, कोई तीसरा ही पद प्रधान होता है, तो वहाँ बहुब्रीहि समास होगा। तो ये तीनों तो है नहीं, ना तो यहाँ पर कोई ऐसी स्थिति है कि कोई अन्य पद प्रधान हो, ना यहाँ पर आप अलग करके देख पा रहे हैं इसको यथाशक्ति शक्ति के अनुसार, ठीक है। तो यहाँ तत्पुरुष भी नहीं होगा। द्वंद्व समास, यहाँ किसी में द्वंद्व या फिर कोई बराबर की समानता वाली बात नहीं है या विरोध नहीं हो रहा, तो कौन सा बचता है? अव्ययीभाव समास हमारा बच जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, पितरौ में समास है। ऑप्शन है अव्ययीभाव, तत्पुरुष, बहुब्रीहि या द्वंद्व। तो अभी मैंने आपको बताया था जैसे माता पिता, माता पिता ये दिया है हमारे पास सामासिक पद। अब हम इसका समास बनाते हैं तो बन जाता है पितरौ। पितरौ का मतलब है माता पिता, तो कौन सा समास हो जाएगा? द्वंद्व समास यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन 15 का आंसर होगा ऑप्शन डी। आगे चलते हैं क्वेश्चन 16, कर्म कारक में कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति या पंचमी विभक्ति। क्वेश्चन नंबर 16, कर्म कारक ने, तो आपको बताया कर्ता ने कर्म को, कर्ता प्रथम विभक्ति और कर्म हमारा द्वितीय विभक्ति हो जाता है। कर्ता ने कर्म को करण से तृतीय विभक्ति, संप्रदान के लिए चतुर्थी विभक्ति, अपादान से अलग होकर पंचमी विभक्ति। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है, पुत्रेण सह माता गच्छति, यहाँ रेखांकित पद में कौन सी विभक्ति है? जो पुत्रेण है, ठीक है। तो पुत्रेण में आपको विभक्ति बतानी है और इसमें फ्रेंड्स होती है तृतीय विभक्ति। जैसे रामेण में तृतीय विभक्ति होती है, राम रामो रामा, रामम रामेण, रामम रामो रामान, रामेण रामाभ्याम रामई। तो रामेण जो है इसमें कौन सी विभक्ति होती है? तृतीय। उसी तरीके से पुत्रेण में भी कौन सी विभक्ति होगी? तृतीय विभक्ति होगी। तो ऑप्शन हमारा सेकंड यहाँ पर करेक्ट होता है। अगला है, अहम पुस्तकम पठामि को कर्म वाच्य में परिवर्तित कीजिए। अहम पुस्तकम पठामि को कर्म वाच्य में परिवर्तित आपको करना है। क्वेश्चन 18 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन है मया पुस्तका पठ्यते, मया पुस्तकम पठ्यते, मया पुस्तकम पठ्यते, मम पुस्तकम पठ्यते। तो अहम का चेंज किस में हो जाएगा? मया में, पुस्तकम का पुस्तकम रहेगा और पठामी का हो जाएगा पठ्यते। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा। तो कर्मवाच्य में चेंज करने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे? कर्तृवाच्य है अहम पुस्तकम पठामि और ये चेंज हो जाएगा मया पुस्तकम पठ्यते। अगला क्वेश्चन, पाधन त्वा, पाधन कत्वा या त्वा बोल सकते हैं, पाधन कत्वा मिलकर बनेगा पात्वा, पीत्वा, पिक्त्वा या पित्वा। क्वेश्चन नंबर 19, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, पाधन कत्वा बराबर पीत्वा होता है और दीर्घ ई की मात्रा लगती है। और आपने अगर प्रत्यय वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसको देख लीजिए, उसको देखने के बाद में ये चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो हमने प्रत्ययों को डिस्कस किया है इसी प्लेलिस्ट में, संस्कृत की प्लेलिस्ट बनी हुई है संस्कृत 2020-21, तो इसको आप देख लीजिए पूरी। यहाँ पर आपके सामने भेद प्रभेद की वीडियो भी है एक, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपी टेट हो या फिर सुपर टेट हो या रीट हो, 1 नंबर 2 नंबर का क्वेश्चन ज़रूर आता है, तो भेद प्रभेद ज़रूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी दिन उससे टेस्ट भी रखेंगे आपका भेद प्रभेद से, जैसे ही टाइम मिलेगा उसके अकॉर्डिंग। अगला क्वेश्चन है, नी धातु का लृट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप होगा। नी धातु का, क्वेश्चन नंबर 20, इसके लिए करेक्ट आंसर क्या होगा? निश्यते, नश्यन्ति, निश्यते, नेष्यति, नश्यति या निश्यति। नी धातु का लृट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप आपको बताना है। करेक्ट आंसर होगा निश्यति, ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट है। अगला है, पितृ शब्द का द्वितीय विभक्ति,
पितृ शब्द का द्वितीय बहुवचन में रूप होगा पितरन, पितरन, पितरन या पितान। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? पितृ शब्द का द्वितीय बहुवचन, द्वितीय होना चाहिए और क्या होना चाहिए? बहुवचन होना चाहिए। तो इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट पितरन। क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट पितरन। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 है 26 को संस्कृत में क्या कहेंगे? षट्विंशति, षड्विंशति, षट्विंशतः, षड्विंशति। तो इसके लिए करेक्ट आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 22 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी षड्विंशति। 26 को इस तरीके से लिखा जाता है, ध्यान रखिएगा चारों ही ऑप्शन कंफ्यूज करने वाले हैं। षट नहीं होता, जब हम 26 लिखते हैं तो षड होता है, वो भी षड हलंत के साथ में होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट होगा षड्विंशति। 26 को संस्कृत में षड्विंशति कहते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से अव्यय पद नहीं है? ऋते, कदा, एकदा, जालज। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? अव्यय पद कौन सा नहीं है? आपको पता है कदा होता है, ऋते होता है, एकदा होता है, लेकिन जालज जो है ये हमारा अव्यय पद नहीं है, इसलिए हमारा ऑप्शन डी करेक्ट यहाँ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, बृहत कथा के लेखक कौन हैं? ऑप्शन है शुभंदु हैं, बाणभट्ट हैं, गुणाढ्य हैं या दंडी हैं। बृहत कथा के लेखक क्वेश्चन नंबर 24 का आपको आंसर करना है। तो बृहत कथा को लिखा था गुणाढ्य ने, तो बृहत कथा के लेखक कौन हुए? गुणाढ्य हुए। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हुआ क्वेश्चन नंबर 24 के लिए। फ्रेंड्स ये सभी क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप ये सीरीज देखते हैं, इसको प्यार देते हैं और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ में, तो इसको कंटिन्यू रखा जाएगा आगे भी, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों के साथ में शेयर करें और लाइक ज़रूर करें अगर आपको पसंद आ रही हैं चीज़ें। क्वेश्चन नंबर 25 है निम्नलिखित पदों में से कौन सा पद अशुद्ध है? ऑप्शंस हैं आपके सामने, राम हरिश्च गच्छत, ते अत्र कदा आगच्छन्ति। नेक्स्ट है किम अहम पठानी। अगला है अहम एका बालिका आगच्छति। तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है क्या होगा। अशुद्ध शब्द आपसे पूछा है, राम हरिश्च गच्छत, ते अत्र कदा आगच्छन्ति, किम अहम पठानी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ करेक्ट है, अयम एका बालिका आगच्छति। तो यही हमारा अशुद्ध है और आपसे अशुद्ध ही पूछा है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसका पर्यायवाची समूह सही नहीं है? ऑप्शन है आपके सामने अमृतम, और अमृतम के आपके सामने दिए हुए हैं पर्यायवाची, क्या दिया है? त्रिदशाहार, शुद्धा, अमियम। ऑप्शन सेकंड है अश्व, अश्व का दिया है घोटक, वाह, बाजी। ये भी सही है, अमृतम के भी सही हैं। गंगा के देखिए मंदाकिनी, विष्णुपदी, भीष्मसु, तो ये भी ठीक है। अगला है कामदेव, कामदेव के दिए हैं स्कंद, मयू, कुमार। तो यही ऑप्शन हमारा गलत है, ऑप्शन डी हमारा सही नहीं है। तो कामदेव के पर्यायवाची यहाँ पर ठीक नहीं है, सम्मिलित नहीं है। अगला क्वेश्चन 27, उच्चारण कौशल से संबंधित नहीं है। अपने आंसर भी करते जाइए साथ के साथ, जैसे ही मैं क्वेश्चन पर आऊँ तो आप अपने आंसर तुरंत कर दिया करें। उच्चारण कौशल से संबंधित नहीं है, अक्षराभिव्यक्ति, गति, विराम या भावातिरेक। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा 27 का? तो फ्रेंड्स उच्चारण कौशल जो है इससे संबंधित कौन सी चीज़ नहीं है? अक्षराभिव्यक्ति भी उच्चारण कौशल से संबंधित है, गति भी उच्चारण कौशल से संबंधित है, विराम भी उच्चारण कौशल से संबंधित है कि हमें बोलते समय कब विराम लेना है, किस गति और लय में बोलना है, अक्षरों की अभिव्यक्ति कैसे करनी है। लेकिन भावातिरेक जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी, ये हमारा उच्चारण कौशल से संबंधित नहीं है और यही हमारा करेक्ट हुआ। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28, आगमन विधि का सही क्रम है। तो फ्रेंड्स इसके ऑप्शंस हैं आपके सामने, निरीक्षण, उदाहरण, नियम निर्धारण, परीक्षण। सेकंड ऑप्शन है उदाहरण, प्रस्ताव, निरीक्षण, नियम निर्धारण, परीक्षण। थर्ड ऑप्शन है उदाहरण, निरीक्षण, समय निर्धारण, परीक्षण। अगला है लास्ट, उदाहरण,
प्रस्ताव, नियम निर्धारण, निरीक्षण और परीक्षण। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? आगमन विधि। आगमन विधि में सबसे पहले क्या दिया जाता है? उदाहरण दिए जाते हैं, फिर प्रस्ताव, फिर निरीक्षण किया जाता है, फिर नियम निर्धारण और फिर परीक्षण किया जाता है। तो इस बेस पर हमारा ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट होता है। आगमन विधि में पहले उदाहरण, फिर प्रस्ताव, फिर निरीक्षण, फिर नियम निर्धारण और फिर परीक्षण किया जाता है। और निगमन में पहले नियम, फिर उदाहरण की तरफ जाते हैं। अगला क्वेश्चन, याद कैसे रखेंगे? याद ऐसे रखेंगे, आगमन, 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 आगमन का मतलब उदाहरण। ठीक है, ये आपको अपने आप याद हो जाएगा जब आप निगमन की ट्रिक जान लेंगे। तो निगमन को कैसे याद रखेंगे? निगमन, नी से निगमन और नी से नियम। तो जो नियम से उदाहरण की ओर चले वो निगमन विधि, जो उदाहरण से नियम की ओर चले वो आगमन विधि। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन संस्कृत शिक्षण पद्धति है? ऑप्शन है व्याकरण पद्धति, विश्लेषणात्मक पद्धति, अनुवाद पद्धति या उपयुक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। ये सारी ही हमारी संस्कृत शिक्षण कौशल की पद्धति या विधियां हैं। क्वेश्चन नंबर 13 लास्ट है इस वीडियो का। निम्नलिखित में से शिक्षण सूत्र हैं। ऑप्शन है पूर्ण से अंश की ओर, अनिश्चित से निश्चित की ओर, सरल से कठिन की ओर, उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का भी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, क्योंकि पूर्ण से अंश की ओर ये भी हमारा शिक्षण सूत्र है, अनिश्चित से निश्चित की ओर ये भी हमारा शिक्षण सूत्र है, सरल से कठिन की ओर ये भी हमारा शिक्षण सूत्र है। तो तीनों ही शिक्षण सूत्र हैं, इसलिए हम ऑप्शन डी के साथ में चले जाएंगे। तो फ्रेंड्स ये थे आपके टॉप 30 क्वेश्चन पार्ट 1 में। तो ये आपको क्वेश्चंस कैसे लगे? ये सीरीज़ आपको जो मैं चला रही हूँ ये क्या आपके हेल्पफुल है, यूजफुल है? तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अभी कमेंट कीजिए कि ये आपको कैसी लगी। इसके अलावा लाइव चैट के अदर भी आप इनबॉक्स में एक कमेंट छोड़ेंगे प्यारा सा, जिसका मुझे कमेंट बहुत प्यारा लगता है, मैं उसे पिन कर देती हूँ। तो ध्यान रखिए कि आप एक सुंदर सा प्यारा सा कमेंट छोड़ेंगे कि वीडियो आपको पसंद आया है। तो चलिए मिलेंगे हम अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें।